गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों कल का एडिटोरियल का जो वीडियो है अपलोड नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं और एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर बात करेंगे। और विषय पर बात करने से पहले हम चलते हैं उन वाक्यों की तरफ जिनमें वो क्षमता व कुवत होती है कि आपको उत्तेजित कर दें, बूस्ट कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा है, एकांत जीवन का दुखांत नहीं बल्कि सुखांत का प्रवेश द्वार है। यदि आज मेहनत और लगन, कठिन परिश्रमों के बाद जो भी आपको दर्द हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है, उसके बाद जो आपके लिए रास्ते जो खुलेंगे ना दोस्तों, वो सुख का प्रवेश है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, लोग हैं जो उस पायदान पर पहुंचना चाहते हैं, पर उस पायदान पर पहुंचने के लिए तमाम तरह की मुसीबतों से आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको तमाम तरह की चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तमाम तरह के रोड़े आएंगे बीच में, परिवार के लोग भी आ सकते हैं, आपका मनोबल कम कर सकते हैं, समाज के लोग भी आपका मनोबल कर सकते हैं। पर ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान न दें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, ठीक है। तो चलते हैं अब आप आगे। देश के नाम पर नई बहस। तो आप जितने भी मतलब मैसेज जितने भी लोग करते हैं, मैं जाकर उसे ठंडे दिमाग से एकदम बढ़िया से इत्मीनान से पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप लोगों के द्वारा मेरे लेख को या मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर उस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपकी कोई बातें हो, आपके विचार हों, तो मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आपके विचारों को शेयर करूँगा। आज का जो देखिए विषय वो है दोस्तों, देश के नाम पर नई बहस, और इसे लिखा है प्रो निरंजन कुमार जी ने। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आखिर कौन सा नया कंट्रोवर्सी आ गया है कि जिस पे इस समय बातें हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत किया जाना चाहिए। अदालत ने इस पर कोई फैसला तो नहीं सुना, लेकिन याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में सरकार के समक्ष आवेदन कर अपने तर्क प्रस्तुत करे। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, परंतु इतना ज़रूर है कि इसने एक नई बहस अवश्य छोड़ दी है। वास्तव में किसी राष्ट्र या क्षेत्र का नाम सामान्य नामकरण मात्र नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक विमर्श होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि एक लेख के ऊपर मुझे कहा गया था कि सर, एक दुबे जी हैं, उन्होंने कहा था सर आप सही से बताइएगा, आप बीजेपी वाले हैं? नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं किसी भी विचारधारा का, कह सकते हैं, एक होता है ना कि मैं सारे विचारों का समर्थन करता हूँ। किसी भी विचारधारा का मैं विरोध नहीं करता, ना किसी संस्था का विरोध करता हूँ, न किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करता हूँ। जो चीज़ें समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए सही है, सही दिशा में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो रहा है, मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ। क्योंकि देखिए कमियां बुराइयां सब में होती हैं, क्योंकि इंसानों ने इस चीज़ को बनाया, तो कमियां ज़रूर होंगी। पर यह देखना पड़ता है कि कमियां किस स्तर तक है, ठीक है। स्वाभाविक है, जीवन में याद रखिए, जीवन का महत्व आपके तभी तक है जब आपके जीवन में सुख और दुख होंगे तभी। जिस व्यक्ति को दुख न हुआ हो, सुख की अनुभूति कभी नहीं कर सकता। तो यही है, जहाँ पे कमियां होंगी तो फिर वहाँ पे नए कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, उस कमी को भरने के लिए कुछ और योजना बनानी पड़ेगी। तो यही सब चीज़ें देखिए, जो सही है वो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। कांग्रेस की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, वैसे बीजेपी की भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, तो उसके बारे में बेहिचक आप बोलिए, डरिए मत, ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान अपने शब्दों से वार करता है, ये याद रखिएगा इस बात को। यह राजनीतिक समाजशास्त्र का भी हिस्सा होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की भावनाओं से भी इस भाव का प्रकटीकरण हो रहा है। उनका कहना है कि चूंकि इंडिया शब्द से गुलामी भाव का झलकता है, तो उसके स्थान पर देश का नाम केवल भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। देखिए ये जो बहस हो रहा है उसमें ये दिखा जा रहा है कि पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे, इंडिया का एक्चुअल जब आप मीनिंग देखेंगे तो उसमें होता है कि मतलब बहुत गंदा वहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है, इसका शब्द दिया है। और कुछ लोग कहते हैं जो श्वेत
डॉग टाइप के लोग थे, जो उन्हें इंडिया कहा जाता था, जो स्लम एरिया से बिलोंग करते थे, निर्धन थे। मतलब हर डिक्शनरी में विदेशियों के अलग अलग इसके मायने हैं। तो बहुत रहे होंगे कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया जैसे शब्दों को अब वापस किया जाए, बाहर किया जाए और हिंदुस्तान नाम पे जोड़ दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना किसी प्रकार का बयान इस पर नहीं जारी किया है। पर देख सकते हैं कि जो पार्टियां हैं पक्ष विपक्षी, उनमें इस समय गतिरोध पकड़ लिया है। कुछ लोग ये कर रहे हैं इसी के माध्यम से किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो गई है। और इसमें क्या क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं भैया हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, तो मुसलमानों को वरीयता कम देने लगेगी सरकार, या फिर किसी सिख या ईसाई किसी को तमाम तरह के बंधनों में बांध दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने देश के अतीत में तमाम नाम प्रचलित रहे हैं। इसे जम्बूद्वीप, भारत, भारतवर्ष, आर्यवर्त, आर्यनाडु, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया आदि नामों से पुकारा गया। किसी भी देश को जानना तो सबसे पहले उसके इतिहास को जानिए। यदि आप उस देश को उसके पहचान से अगर अलग कर दिए तो जान लीजिए वहाँ पे बहुत बड़ा संकट आएगा। वो इतना बड़ा संकट होगा कि वहाँ पे इराक और सीरिया से भी बदतर हाल होगा, और उसके तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। पिछले 10 साल में आप देखे होंगे जिस तेज़ी के साथ हमारे समाज में, हमारे देश में नफ़रतें एक दूसरे के लोग फैला रहे हैं, आडंबरपूर्ण काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मंदिर मस्जिद सबसे पाक जगह है जहाँ पर कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना हो गया तो याद होगा आपके मोहम्मद शाद के बयान, ठीक है। हालांकि वर्तमान में केवल 3 नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ही चलन में है। सबसे पहले इंडिया शब्द की था लेते हैं। यह ग्रीक भाषा से आया है। ईसा से 4वीं-5वीं सदी पूर्व ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया, जो बाद में इंडिया बन गया। इंडस और इंडिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। पहले रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम नहीं था, उनका नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो अंग्रेजों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो एक्सेंट वाला, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उन्होंने क्या कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर 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 करके टैगोर टैगोर बोलने लगे, और उनका जो है कि नामकरण ही बदल गया। तो आज भी हम लोग क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं कहते, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। यही कारण था। और देखिए सबका अलग एक्सेंट होता है, तो उन्होंने भी वैसा ही किया। इंडस इंडस इंडिया इंडिया बोलने लगे वो लोग। ग्रीक से यह 2री सदी में लैटिन में आया। पर दोस्तों जो मायने वो सोचते थे, जो अंग्रेज भारत जिन्हें इंडिया का दर्जा दिया गया, इंडिया के बारे में जो सोचते थे, यही सोचते थे कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं, लोग आपसी रंजिशों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से इतना विद्वेष है, इतनी गलत भावनाएं हैं कि आपस में ही मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए इंडिया जैसे शब्दों से वो कुछ और उसका मायने समझते थे। वहाँ इसका व्यापक प्रयोग 16वीं-17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा ही हुआ। यानी यह शब्द पश्चिमी अथवा अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की देन है। इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने लेख फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स में लिखा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश नक्शों में इंडिया शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ। इंडिया को अपनाने से पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक नामकरण से ने नज़रियों में बदलाव किया और इस उपमहाद्वीप को एकल, परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र की समझ बनाने में मदद की। इस प्रकार इंडिया शब्द में ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी है। सोचिए, वही इंडिया शब्द इस देश के किसान, मजदूरों या अन्य मेहनतकश लोगों को स्वयं में समाहित करता नहीं दिखाई पड़ता। ये लोग अपनी माटी और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हैं, जबकि इंडिया और इंडियन से हमें ऐसे लोगों का वर्ग का बोध होता है जो शक्ल व सूरत में भले ही देश के अन्य लोगों की तरह हो, पर अपने व्यवहार, बोली और संस्कृति में मानो पश्चिम की फोटो कापी हो। सांस्कृतिक धरातल या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इंडिया शब्द से इस देश की मिट्टी से जुड़े किसी सांस्कृतिक बोध या अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता। दूसरा प्रचलित शब्द है हिंदुस्तान, जिसका उद्गम भी सिंधु नदी से ही हुआ है। असल में ईरानी लोग श का उच्चारण नहीं कर पाते थे और उसे ह कहते थे, इसलिए प्राचीन ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। अति प्राचीन पुस्तक नक्श एरोस्तम में उल्लेख है कि ईरान के एक शासक डरियस ने इस क्षेत्र को हिंदुश कहा। प्राचीन ईरानी भाषा अवस्था में स्थान के लिए
हिंदुस्तान शब्द मिलता है। इस प्रकार यह प्रदेश हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यहाँ के निवासी हिंदू। इस प्रकार हिंदू शब्द धर्म का पर्याय नहीं था। हिंदू या हिंदुस्तान शब्द विशुद्ध रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द थे। वैसे हिंदुस्तान मुख्य रूप से उत्तर भारत के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में मुगल शासकों ने भी अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान कहकर पुकारा, जो कि उन्हें किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। पर आज के लोग किस मानसिकता से उपजे हुए हैं, जो लोग मतलब उपेक्षा के शिकार बने रहेंगे, लोगों की नज़रों में गिरे रहेंगे, पर किसी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। याद रखिएगा, विकास हमेशा परिवर्तन मांगता है। यदि आप उसी बंधन में बंधे रहेंगे, उसी उपेक्षा के शिकार को सहते रहेंगे, तो आपका विनाश अंततः काल ज़रूर होगा। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत को सिर चढ़ाने के लिए इसके अर्थ को विरूपित किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। इस तरह एक पंथ निरपेक्ष शब्द हिंदुस्तान को एक धर्म से जोड़ दिया गया। ऐसे में यह अनायास नहीं था कि जब देश का संविधान बना तो उसके पहले ही अनुच्छेद 1(1) में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ हिंदुस्तान शब्द को जगह नहीं मिली। हालांकि इंडिया शब्द को अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद इसके पीछे औपनिवेशिक शासन को मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। दुर्भाग्यवश इसी दबाव के कारण ही अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया गया। इसी पश्चिमी औपनिवेशिक मानसिकता का ही दबाव है कि अभी भी हमारे अधिकांश अकादमिक, बौद्धिक, विमर्श, संकल्पना और सैद्धांतिक पश्चिमी हैं या फिर पश्चिम से प्रभावित। अच्छी बात यही है कि आज वह दबाव खत्म होता दिख रहा है। अब समय आ गया कि हम भारत को भारतीय चश्मे से ही देखें। फिर अगर विदेशी की बजाय भारतीयता के आलोक में ही विचार करें, तब भी नाम की दृष्टि से अपने देश के लिए भारत नाम ही सबसे सार्थक लगता है। एक तो यह तीनों नामों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। माफ़ करिएगा, वीडियो पॉज करने के चक्कर में कोई आ गया था, कट गया। एक तो यह तीनों नामों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत में इस भौगोलिक क्षेत्र के नाम के रूप में भारत या भारतवर्ष का उल्लेख है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन का सबसे अधिक भावात्मक नारा भी भारत माता की जय ही था। हमारे राष्ट्रगान में भी सिर्फ भारत नाम का ही उल्लेख है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह शब्द सांस्कृतिक भ्र धातु से आया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, वहन करना, निर्वाह करना। इस तरह भारत का शाब्दिक अर्थ है जो निर्वाह करता है या जो उत्पन्न करता है। एक अन्य स्तर पर भारत का एक और अर्थ है ज्ञान की खोज में संलग्न। इस प्रकार अपने सांस्कृतिक बोध और मूल्य की दृष्टि से भी भारत नाम कहीं अधिक अर्थवान है। इसके अलावा यह अभिधान अपने में सभी पंथ, समुदाय, जातीयता और वर्गों को भी समाहित कर लेता है। इतना ही नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं पूरब की असमिया, मणिपुर से लेकर पश्चिम की गुजराती, मराठी से लेकर दक्षिण की तमिल, मलयालम तक में इस देश को भारत या भारतम आदि कहा जाता है। तो मेरे लिए क्या है दोस्तों, मेरी जो संस्कृति है, मेरी पहचान है, मेरा धर्म पहचान है, मेरा इतिहास। किसी भी देश को जानना है, यदि उसे सिरे से समझना है, उसे विकास की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है उसके इतिहास को जानो। यदि उसके इतिहास से उस देश को अलग करने की कोशिश करोगे तो भयानकता चारों तरफ फैलेगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप लोगों को क्या बताएंगे? अपने आने वाली जनरेशन में आप किस चीज़ का हवाला देकर भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में चीज़ों को बताएंगे? ये आपके सामने चुनौती होगी, क्योंकि हमारा जो इतिहास है पूरी तरह से विशुद्ध बना हुआ है, पूरी तरह से गलत कई लोगों के द्वारा अपने अपने अनुसार लिखने की वजह से। क्योंकि याद है आपको 800 साल तक जिस तरह से हम मुगलों के द्वारा, इस्लामिक लुटेरों के द्वारा जिस तरह से हम लूटे गए, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं थी, किताबें थीं, संपदा थी, संसाधन थे, सारे चीज़ों को नष्ट कर दिया गया उन्हीं लोगों के द्वारा जो 800 साल तक शासन किए। उसके बाद जो बचा उचा हुआ था, जो कुछ संख्या में बचा हुआ था, वो लेकर चला गया कौन? लुटेरों से अगर कोई लूटा है तो वो अंग्रेज आए। जब लुटेरों से उनका मन भर गया, जब उनके संसाधन, उनके कह सकते हैं ताला तिजोरी सब उठा ले गए, तो उसके बाद यहाँ हमारे देश के गरीब किसानों को भी पीड़ित करने लगे
कि ये फसल उगाओ, ये हमें कर दो, ये करो। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा इतिहास किन किन के द्वारा खंडित किया गया होगा, कैसे हमारे देश को अपमानित किया गया होगा, यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा। ये स्थिति दोबारा यहाँ पैदा ना हो, इस तरह से पूरे इतिहास को हाथ से मिटाइए। और जो भारतीय धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक ग्रंथों में जिन चीज़ों का उल्लेख हो, जिन पे पूर्ण सहमति हो, सबकी स्वीकृति हो, उस इतिहास को नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। अन्यथा यही स्थिति रही यदि, तो आने वाले जनरेशन में जब बच्चा समझदार होगा, आपसे तर्क वितर्क करेगा, तो सीधा सीधा बोलेगा ये तो गलत है, ये चीज़ें तो गलत हैं। उसके बाद आपका जो इतिहास है, जो आपका धर्म, वो संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को वही चीज़ें, वही ज्ञान की तरफ ले जाइए जिनमें कुछ वास्तविकता नज़र आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।